बच्चों, आज कैनेमेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 3 है और आज के इस क्लास में हम लोग कैनेमेटिक्स से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले को देखेंगे और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है ये नंबर 2 है। शायद हम लोगों ने नंबर 1 कर लिया था पिछले क्लास। एक मिनट। हाँ, नंबर 1 फॉर्मूले को हम लोगों ने देखा था, टाइम ऑफ डिसेंट। कि कोई ऑब्जेक्ट जब किसी हाइट से नीचे उतरता है तो उसका उतरने का जो वक्त होता है, जो टाइम होता है, उसे हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है ये, टाइम ऑफ डिसेंट को हम लोग टी डी से दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो टी डी को हम लोग ये लिख सकते हैं, या तो वी बाई जी लिख सकते हैं। मतलब अगर आपके पास फाइनल वेलोसिटी, वी इज वर्ड फाइनल वेलोसिटी, अगर फाइनल वेलोसिटी है मतलब बिफोर टचिंग द ग्राउंड, अगर जो वेलोसिटी अगर वो आपके पास है और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है, तो इन दोनों का रेशियो को हम लोग जब फाइंड करेंगे तो वो होगा टाइम ऑफ डिसेंट। दूसरा, अगर हमारे पास वेलोसिटी नहीं है बल्कि जिस हाइट से ऑब्जेक्ट को गिराया गया है वो हाइट हम लोगों को पता है अगर, तो उस हाइट का इस्तेमाल करके और जी का वैल्यू पुट करने के बाद इस फॉर्मूले के हेल्प से भी हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट मतलब उतरने का जो वक्त है वो पता कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जो हम लोग नंबर 2 फॉर्मूले को देखेंगे, दूसरे नंबर पे जो फॉर्मूला दिया गया है, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एच देन आफ्टर टाइम टी हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम ग्राउंड। अगर मान लेते ये एक हाइट है और इस हाइट एच से एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप किया गया है। वर्ड यूज किया जा रहा है ड्रॉप। जब भी ड्रॉप का वर्ड यूज किया जाएगा हम लोग यू को 0 ले लेते हैं। ठीक है। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम में ये बता दिया गया कि ड्रॉप विथ वेलोसिटी समथिंग, तो फिर वो वेलोसिटी हम लोग लेंगे। यहाँ पर सिर्फ बोला गया ड्रॉप, मतलब यू को हम लोग 0 पकड़ लेते हैं। फ्रॉम अ हाइट एच, हाइट क्या है एच, देन आफ्टर टाइम टी, तो टी टाइम के बाद मान लेते हैं कि पॉइंट ए से बॉडी को ड्रॉप किया गया और पॉइंट बी में पहुंचने में उसे टाइम लग गया टी। तो ये कितना हाइट होगा। देन हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से उस बॉडी का हाइट क्या है, इसे एच डैश मान लिया जाता है। तो एच डैश इक्वल टू क्या है, एच डैश इक्वल टू एच मतलब टोटल हाइट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जी का वैल्यू तो हम लोग को पता रहेगा ही, और टी जो टाइम उसे लगा यहाँ बी में पहुंचने के लिए, अगर वो वक्त हमें पता है तो फिर हम लोग पता कर सकते हैं कि बी जो पॉइंट है वो जमीन से या ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पर है। फिर आते हैं हम लोग द इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन फॉर एक्सेलरेटेड बॉडी। अगर कोई बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया है, फिर भी देख लेते इसे कि पहले नंबर पे जो फॉर्मूला दिया गया है वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरे नंबर पे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। सी में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये डी एन क्या है, nth सेकेंड में किसी बॉडी का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यू प्लस ए बाई टू 2n-1, और ये एस क्या, ये भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम लोग ले सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में एक फ़र्क है। इस फॉर्मूले में u प्लस वी बाई टू इंटू टी, मतलब अगर हम लोगों के पास एक्सेलरेशन नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और टाइम है, तो इस फॉर्मूले का हेल्प से हम लोग डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये 5 फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, न्यूमेरिकल में हम लोग यूज़ करेंगे। थर्ड नंबर पॉइंट पे क्या है कि इफ़ फ्रॉम ए कौन सा है ये। अच्छा, ये यहाँ पर ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये थर्ड नंबर वाले पॉइंट को हम लोग को समझना है, तो बार बार फ्रॉम ए का वर्ड यूज़ हो रहा, मतलब ये फॉर्मूला हम लोग को देखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी देख चुके हैं। फिर यहाँ इसलिए लिखा है कि ये थर्ड नंबर वाला जो पॉइंट है इसे समझने के लिए इस फॉर्मूले को हम लोग को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख रहा है फ्रॉम ए, मतलब पहले वाले फॉर्मूले पे गौर करो। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, क्योंकि v दिख रहा है हम लोग को t का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। वेलोसिटी acquired by freely falling body at the end of first, second, third second are in the ratio of integers v1, v2, v3 equal to 1:2:3। मतलब अगर पहला सेकंड में वेलोसिटी v1 है, दूसरे सेकंड में वेलोसिटी v2 है और तीसरे सेकंड में वेलोसिटी v3 है, तो v1:v2:v3 मतलब v1, v2 और v3 का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा 1:2:3 के। ये आप लोगों को याद रखना है कि अगर 3 टाइम इंटरवल दिया गया है, ये इतना सेकंड, इतना सेकंड और इतना सेकंड, तो फिर उस वक्त में जो वेलोसिटी का रेशियो होगा वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है। पहला सेकंड v1 इक्वल टू 1 दिया गया, मतलब v1:v2:v3 इक्वल टू 1:2:3। फिर इसी इक्वेशन को कॉपी किया गया है इस पॉइंट को समझने के लिए। फ्रॉम बी, बी फॉर्मूला में देखो
क्या दिख रहा है, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब अगर हम लोग हाइट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग एस को रिप्लेस करते हैं एच से, तो हम लोग कह सकते हैं एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक है, h is directly proportional to t square. Okay, therefore distance traveled by the falling body in time t, 2t, 3t etc will be in the ratio of square of integers। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से गिर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि पहले यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट को उतरने में टाइम लगा t, फिर यहाँ से यहाँ a से b में t टाइम लगा, b से c आने में 2t का वक्त लग गया, और c से d आने में मान लेते हैं 3t का वक्त लगा। तो ये हाइट जो होगा a टू b, इसे हम लोग मान लेते हैं h1, ये हाइट h2 और ये हाइट h3। तो h1 इज टू h2 इज टू h3, h3 बराबर होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर t नहीं है, 1t है, ये 2t है और ये 3t है, तो क्या होगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। a से b का अगर आपको वक्त पता है इतना सेकेंड कुछ भी, b से c का अगर वक्त पता है 2t, और c से d का भी टाइम पता है 3t, तो फिर h1, h2 और h3 के जो हाइट का जो रेशियो होगा वो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर चलेगा। ये सारे फॉर्मूले को हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोग इसे ध्यान रखना। ये सब क्या है ना, एमसीक्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को काफी हेल्पफुल होगा ये सब। नंबर 5 में क्या है, फ्रॉम डी फॉर्मूला ये है, dn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1, मतलब n क्या है, nth सेकेंड, तो dn मतलब nth सेकेंड का जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1 है। ठीक है, अब अगर टाइम दिया गया फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड और थर्ड सेकेंड, तो उस वक्त का जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो रेशियो किस तरीके से चलेगा, 1:3:5, और अगर फोर्थ सेकेंड दिया हुआ तो 7 हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में अगर हम लोग 4 पुट करते हैं तो क्या होगा, 2 × 4, 8 माइनस 1 7 आएगा। तो nth सेकंड में जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा अलग अलग इंटरवल में, वो रेशियो क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ टाइम का चलेगा। मतलब फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, ये सब का जो रेशियो निकलेगा हम लोगों का वो क्या होगा, d1:d2:d3 इक्वल टू 1:3:5, इस तरीके से ऑड नंबर में चलेगा। ये तो कंटिन्यूसली नेचुरल नंबर चल रहा है ना, 1 2 3 4 5, लेकिन हमको जो डिस्टेंस का रेशियो मिलेगा वो ऑड नेचुरल नंबर का रेशियो मिलेगा। When a body is thrown vertically up, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, यहाँ से ये एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी का वो क्या होगा, माइनस जी होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जी को हम लोग डाउनवर्ड प्लस लेते हैं, तो अपवर्ड हम लोग उसे क्या लेंगे, माइनस लेंगे। एट द हाइएस्ट पॉइंट विच इज एट अ हाइट एज फ्रॉम द ग्राउंड v इक्वल टू 0, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने हाइएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है ना, तो उस वक्त उसका वेलोसिटी जो होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी को हम लोग 0 पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जाने के बाद एक सेकंड, एक इंस्टेंट के लिए रुकता है, उसके बाद वो वापस आना शुरू होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसका वेलोसिटी 0 होना तो ज़रूरी है। अगर वेलोसिटी 0 नहीं होगा तो वो हाईएस्ट पॉइंट कैसे बना, वो तो और ऊपर जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी तो 0 नहीं है, उसे तो और ऊपर जाना है, अभी वेलोसिटी उसके पास है। तो अगर कोई हाईएस्ट पॉइंट है मतलब वहाँ पर वो मैक्सिमम पहुंचा, तो वहीं पर जाकर वो रुकेगा, तो उस वक्त वेलोसिटी क्या होगा, 0। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी बिकम्स, तो उस वक्त इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या लेंगे हम लोग, जैसे हम लोग के पास फॉर्मूला था v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक, ये डाउनवर्ड मोशन के लिए था, या u कह लें v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब जब मोशन अपवर्ड होगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, u को u पकड़ा, लेकिन एक्सेलरेशन जो होगा वो g से रिप्लेस हो जाएगा, माइनस जी टी। इसी तरीके से हम लोगों के पास एक फॉर्मूला था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अभी भी हम लोगों ने देखा है। अब यहाँ पर s को हम लोग h से दिखाएंगे और u को u रहने देते हैं t, माइनस हाफ जी टी हो जाएगा, क्योंकि a की जगह पर हम लोग माइनस जी पुट करेंगे, जी टी स्क्वायर, क्योंकि मोशन अपवर्ड चल रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी v को 0 पुट कर दिया गया है और यहाँ पर भी g को माइनस दिया गया है, यहाँ पे v 0 हुआ और यहाँ पर g माइनस भी हुआ। यहाँ पर nth सेकेंड में डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन g को माइनस दिया गया। तो वही 5 फार्मूला जो हम लोगों ने 4 फार्मूला यहाँ पे दिया गया, वही ये, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी ये जो फार्मूला था u प्लस वी बाई 2, इस फार्मूले को नहीं लिखा गया है इंटू टी, बाकी चारों फार्मूला को यहाँ पर कॉपी किया गया है।
आगे देखते हैं हम लोग टाइम ऑफ एसेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके ऊपर जाने में कितना वक्त लगता है, हाईएस्ट पॉइंट मान लो यहाँ पर पहुंच रहा है, पॉइंट ए से वो ऑब्जेक्ट जा रहा है पॉइंट बी में, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। तो ये एच हाइट जाने में उसको जो वक्त लगा उसको हम लोग दो फॉर्मूला में लिख सकते हैं। एक टी डी को हम लोग लिख सकते हैं यू बाई जी, यू क्या है, किस वेलोसिटी से उसे फेंका गया, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला हम लोग टाइम ऑफ एसेंट ए, टाइम ऑफ एसेंट को हम लोग इससे भी दिखा सकते हैं अंडर रूट 2h बाई जी। और ये वही फॉर्मूला है जो टाइम ऑफ डिस्टेंस में हम लोगों ने यूज किया था। इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिस्टेंस। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, किसी पॉइंट पर पहुंचा, ए से बी में गया, तो जो वक्त उसे लगता है जाने में वही वक्त लगेगा उसे बी से ए में आते वक्त, ठीक है। तो जाने का वक्त और आने का वक्त हमेशा सेम होगा। मैक्सिमम हाइट रीच बाय अ बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड फ्लोर से फेंका गया ऊपर की तरफ, तो वो जाते जाते मैक्सिमम हाइट में जो पहुंचेगा, मान लेते ये पॉइंट ए में पहुंचा, तो ये जो हाइट हुआ मैक्सिमम हाइट, क्योंकि वहां जाकर तो रुक गया, तो ये हाइट को हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, यू स्क्वायर बाई 2g के फॉर्मूले से हम लोग इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। दूसरा, इफ u इज कांस्टेंट, अगर जाते वक्त क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ वेलोसिटी देंगे, तो अगर ये u कांस्टेंट है तो टाइम जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ठीक है। तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g, ऐसे लिख सकते हैं t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। तो टी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, t और g इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो t इक्वल टू के इंटू 1 बाई जी, तो टी जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब के, ओके। तो T1G1, अरे क्यों लिखा जा रहा है, T1G1 इक्वल टू T2G2, तो ये दो फॉर्मूला हम लोग को मिल जाएगा, T1G1 इक्वल टू T2G2, ठीक। तो यहाँ पर दिया गया है और कांस्टेंट, ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू कांस्टेंट में आएगा। दूसरे फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये H1G1 इक्वल टू H2G2 कांस्टेंट, और H1G1 है क्या, ये हाइट है, क्योंकि इस फॉर्मूले में हम लोगों ने देखा कि H इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर हम लोग इसे हटाने के लिए कांस्टेंट यूज कर लेते हैं k 1 बाई जी, तो Hg इक्वल टू क्या हुआ, कांस्टेंट, तो H1G1 ये भी क्या होगा, एक कांस्टेंट मिलेगा, और H2G2 ये भी क्या होगा, एक कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं ना कि H1G1 इक्वल टू H2G2। अब G1G2 तो हम लोग को अलग अलग मतलब पोजीशन पे अलग अलग मिल सकता है, अगर लोकेशन चेंज होता है तो हम लोग को G1 और G2 का वैल्यू अलग अलग मिलेगा, ठीक है। इफ G इज कांस्टेंट वी नो दैट टाइम ऑफ एसेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U और h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। ये आप लोग को याद रखना है कि अगर g का वैल्यू कांस्टेंट हो तो टाइम ऑफ एसेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा था उसे मैं देख लेता हूँ एक बार। देखो टाइम ऑफ एसेंट क्या था, u बाई जी, अगर g का वैल्यू कांस्टेंट हुआ तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u हो जाएगा ना, ठीक है, ओके। और h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, ये कब होगा, जब g का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा किसी भी जगह पर। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी टू अटेन हाइट h इज u इक्वल टू रूट ओवर 2gh। कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंका गया इस पॉइंट से और उसे h हाइट पर पहुंचाना है, तो नीचे इस पॉइंट पर उसे कितना वेलोसिटी देना है, तो मान लेते हैं u, वो u बराबर होगा अंडर रूट 2gh का। मतलब अगर आपको पता है हाइट कितना है, एक ऑब्जेक्ट नीचे से आया और 10th फ्लोर बिल्डिंग के टॉप पर चला गया, 10th फ्लोर बिल्डिंग के टॉप पर चला गया, तो आपको तो हाइट पता हो गया। मान लेते एक फ्लोर का हाइट अगर हम लोग 10 फीट लेते हैं तो 10 का क्या हो गया, 100 फीट। अब 100 फीट का हाइट हम लोगों को पता है, जी पता है, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया था। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप लोगों को याद रखना है। इक्वेशन ऑफ मोशन मेंशन्ड अबव आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन।
ठीक है, जो कुछ भी हम लोगों ने अब तक ए या जी का वैल्यू यूज़ किया है, प्लस ए प्लस जी और माइनस जी, ये प्लस और माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बस। ऐसा नहीं कि प्लस मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, माइनस मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है। प्लस और माइनस सिर्फ और सिर्फ यूज़ होता है डायरेक्शन के लिए। अगर राइट साइड जाने को अगर हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं तो लेफ्ट साइड जाने को हम लोग नेगेटिव बोलेंगे। अगर ऊपर जाने को हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे तो फिर नीचे आने को हम लोग नेगेटिव बोलेंगे। तो ये कंसेप्ट आप लोग को याद रखना है। दूसरा, इफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी आर इंक्लाइंड एट सम एंगल। मान लेते हैं कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है, वेलोसिटी ले लेते हैं ऐसे u और फिर एक्सेलरेशन को कुछ ऐसे दिखा देते हैं at, ठीक। अब ये वेक्टर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर इन दोनों का जो रिजल्ट होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ और पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फाइनल वेलोसिटी v मिलेगा और वो v किसके बराबर होगा, u प्लस at, ठीक है। इसे हम लोग कुछ अगर वेक्टर के कंसेप्ट को फिर से देखें तो मान लेते हैं अगर ये वेक्टर एक b है और ये वेक्टर एक a है, ठीक है, वेक्टर a और वेक्टर b, तो इनका रिजल्ट होता है r। तो r किसके बराबर होता है, r इक्वल टू होता है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। तो इसी तरीके से अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा, लेट से थीटा, देन रिजल्टेंट जो होगा वो v मिलेगा हम लोगों को, फाइनल वेलोसिटी। वो v को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम लोग अगर इस v का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो जैसे हम लोग r का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर v का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat कॉस थीटा, ठीक है। और जहाँ तक बात है एंगल के बारे में तो 80 साइन थीटा बाई यू प्लस 80 कॉस थीटा, ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोगों ने निकाला भी है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना है। आगे चलते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम u टू v, वेलोसिटी क्या हो रहा है, u टू v। मैंने जब ग्राफ मैंने आप लोग को समझाया था तो उस वक्त खास इस बात पे फोकस किया था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आता है तो उसका मतलब उसका वेलोसिटी चेंज होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पर इक्वल वेलोसिटी को चेंज करता है, मतलब हर 2 सेकंड में अपना वेलोसिटी को वो 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रहा है, तो उस वक्त बॉडी में जो एक्सेलरेशन आता है उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वैसे ही कुछ केस हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी को u से v कर लिया t टाइम में, तो उस वक्त जो उसका एवरेज वेलोसिटी होगा वो होगा u प्लस वी बाई 2। इफ एन ऑब्जेक्ट while moving with a uniform acceleration has a velocity u and v at 2 points, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहाँ पर उसका वेलोसिटी है u और यहाँ पर उसका वेलोसिटी है v, ठीक है, और उस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उसके जो मिड पॉइंट का वेलोसिटी होगा, देन द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ दैट इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। कुछ क्वेश्चन आता है कि एक ट्रेन का 2 एंड, मतलब एक इंजन वाला और एक लास्ट बॉगी वाला एंड किसी पॉइंट को u और v वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है, तो उसका मिड पॉइंट उस पॉइंट को किस वेलोसिटी से क्रॉस करेगा, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग उसे पता कर सकते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा, एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ रेस्ट से, मान लेते हैं इस तरीके से ग्राफ में देख लेते हैं उसे, यहाँ से स्टार्ट हुआ और एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें अल्फा फॉर सर्टेन टाइम, देन रिटार्डेशन एट कांस्टेंट रेट बीटा, और बीटा से उसमें फिर रिटार्डेशन शुरू हुआ, तो ये बीटा हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है और फिर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। इफ टी इज द टोटल टाइम, अगर यहाँ से यहाँ पूरा टाइम उसे टी लगा, टोटल टाइम ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन मैक्सिमम वी मैक्स क्या होगा, अल्फा बीटा टी बाय अल्फा प्लस बीटा। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोगों के पास मिल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट अल्फा, मतलब उसमें जो एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, और उस वक्त जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो है अल्फा, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और फिर उसका वैल्यू एक पीक में पहुंचने के बाद उसका वेलोसिटी डिक्रीज होने लगा, और डिक्रीज होते होते जब डिक्रीज हो रहा था तो डिक्रीज होने का वेलोसिटी का डिक्रीज होने का रेट भी कांस्टेंट, मतलब रिटार्डेशन भी कांस्टेंट है,
हर 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड अपना वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अल्फा बीटा क्या है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो उस वक्त अगर हम लोगों से पूछा जाए कि मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकाला जाए, तो हम लोग एक्सेलरेशन के टर्म पे वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का सिर्फ एक्सेलरेशन और टाइम का फॉर्मूला यूज करके हम लोग पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। और उसी तरीके से ये एक्सेलरेशन और टाइम का, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और टाइम का इस्तेमाल करके हम लोग डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस कितना गया। इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म से, मान लेते हैं ये एक प्लेटफॉर्म, यहाँ से एक ट्रेन चलना शुरू हुआ, यू से स्टार्ट हुआ और अपना वेलोसिटी को इंक्रीज करते 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 वो यहाँ तक पहुंचा। ठीक, तो उस वक्त उसके पास एक एक्सेलरेशन है और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अचानक दिखा कि उसे सामने में एक प्लेटफॉर्म है और उसे ट्रेन को रोकना है। ठीक है, उस ड्राइवर को देखा कि सामने प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन को रोकना है, तो फिर उसने क्या किया, अपने वेलोसिटी को डिक्रीज करना शुरू किया विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन बीटा। ठीक है, तो इस दौरान उसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और ए से बी का टोटल डिस्टेंस जो है हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से, अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाई 2 अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो कुछ लास्ट क्लास के वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया और आज के क्लास में इन सारे कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चल रहा है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा। ऑलवेज लेस देन 1, क्या हमेशा लेस देन 1 होगा, या ऑलवेज इक्वल टू 1, क्या इक्वल टू 1 होगा, या फिर ऑलवेज मोर देन 1, क्या मोर देन 1 होगा, या लेस देन इक्वल टू 1 कि लेस देन इक्वल टू 1 होगा। उस पर ऊपर कौन है, डिस्प्लेसमेंट, नीचे कौन है, डिस्टेंस। तो एक बात आप लोगों को ध्यान में होगा, अगर नहीं है तो मैं फिर से बताता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होता है वो या तो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या फिर डिस्टेंस से छोटा हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर दोनों बराबर हुआ तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो 1 आएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हुआ तो वैल्यू लेस देन 1 आएगा। मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। Which of the following can be zero when a particle is in motion for some time? क्या जीरो हो सकता है जब कोई पार्टिकल मोशन में हो, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अचानक से वो मोशन में आ गया, तो मोशन में जाहिर बात है वो मूव करेगा ही, अपनी जगह को चेंज करेगा ही। तो जब अपनी जगह को चेंज करेगा तो क्या जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। स्पीड जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ स्पीड तो होगा उसके पास। डिस्प्लेसमेंट या नन ऑफ दिस। अब यहाँ पर गौर करना है, तो देखो एक ऑब्जेक्ट मोशन में तो हो सकता है, मोशन में जाते वक्त वो वापस अपनी जगह पर आ सकता है, नहीं भी आ सकता है लेकिन आ भी सकता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो, कौन जीरो हो सकता है, कैन बी मतलब श्योर नहीं बोला कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज जीरो, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जीरो है तो फिर आप क्या कहोगे उसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इट मे और मे नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो, इट इज नेगेटिव, इट मस्ट बी जीरो। तो देखो एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कब जीरो हो सकता है, अगर एक ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू किया और चलते चलते अगर वो बी में गया तो डिस्टेंस तो जीरो नहीं है। अगर वो सी में गया तब भी डिस्टेंस जीरो नहीं है, अगर वो डी में गया तब भी डिस्टेंस जीरो नहीं है। तो डिस्टेंस जीरो कब हो सकता है कि जब वो ए से, अपने ए पॉइंट से वो मूव ही ना करे, उसी वक्त उसका डिस्टेंस को हम लोग जीरो बोल सकते हैं। क्योंकि अगर वो हल्का सा भी कदम आगे बढ़ाता है तो फिर उसका डिस्टेंस काउंटिंग में आएगा। तो अगर एक पार्टिकल का डिस्टेंस जीरो है तो फिर डिस्प्लेसमेंट के होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, तो इट मस्ट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट श्योर जीरो होगा। द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल हैज चेंज, एक पार्टिकल अपनी जगह से मूव कर गया, ए से बी में चला गया, पोजीशन चेंज हो रहा। What can we say about the displacement and the distance covered by the particle? Displacement and distance के बारे में क्या कहेंगे। तो जाहिर बात है अगर अपनी पोजीशन से वो चेंज हुआ तो डिस्टेंस तो होगा ही। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, नाइदर कैन बी जीरो, कोई भी जीरो नहीं हो सकता, वन में भी जीरो, एक जीरो हो सकता है, बोथ में भी जीरो, बोथ जीरो हो सकता है, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। अब इसके बारे में हम लोग को सोचना है कि क्या हो सकता है इसका जवाब। तो यहाँ पर देखो वन में भी जीरो, एक जीरो बोला जा रहा है, नाइदर कैन बी, सॉरी एक नंबर नाइदर कैन बी जीरो,
कोई भी जीरो नहीं हो सकता, 1 में भी जीरो, एक जीरो हो सकता है। तो इसका जवाब होगा नाइदर कैन बी जीरो। क्यों? क्योंकि बोथ में भी जीरो ये पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव का तो कंसेप्ट का बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन तो लेफ्ट राइट नहीं कर रहे, तो इसको छोड़ दो। बोथ में भी जीरो, दोनों जीरो नहीं हो सकता क्योंकि पार्टिकल अपनी जगह से मूव किया। 1 में भी जीरो, अब इसमें कंफ्यूजन है। अब यहाँ पर क्या है, कंफ्यूजन इस वजह से क्लियर होगा क्योंकि यहाँ पर क्लियरली बोला जा रहा है कि लोकेशन ऑफ पार्टिकल हैज चेंज, वो अपनी जगह से हट चुका। तो हट चुका मतलब ए से वो बी में गया, चला ही गया। अब वो अगर इस रास्ते से जाए तो डिस्टेंस होगा, अगर स्ट्रेट लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब दोनों तो श्योर होगा ही होगा। तो ऑप्शन कौन होगा? ए। अबाउट द डिस्प्लेसमेंट व्हाट कैन वी से, ठीक है, ए। उसके बाद आते हैं 5 नंबर पे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज जीरो, द डिस्टेंस कवर्ड इज। एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस क्या जीरो होगा? नहीं, जरूरी नहीं है कि, हो सकता है वो घूम कैसे करके यहाँ चला आए वापस ए में, तो ये कैंसिल। इज नॉट जीरो, ये जीरो नहीं होगा। मे और मे नॉट जीरो, जीरो होने का तो कोई सवाल नहीं है, मतलब ये ऑप्शन होगा नॉट जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी जीरो, द डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, नहीं हो सकता है क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है तो ऐसा केस में भी हो सकता है ना कि वो अपनी जगह से हिला ही ना हो, यहीं पर आ, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो डिस्टेंस भी जीरो। और ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसे घूम के आया हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं, तो मे और मे नॉट भी जीरो। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इफ अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। At an instant of time, the distance traveled by it is s and its displacement is d. Then क्लियर सी बात है, d इक्वल टू एस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होता है। अगर कोई कर्व पाथ होगा तब ना हम लोग कहेंगे कि डिस्टेंस बड़ा हो रहा है डिस्प्लेसमेंट से। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। स्पीड इज इन जनरल इन मैग्नीट्यूड देन दैट ऑफ वेलोसिटी, क्या इक्वल होता है? ग्रेटर और इक्वल होता है, स्मॉलर होता है। तो स्पीड जो होता है वो क्या हो सकता है? ग्रेटर और इक्वल हो सकता है, बी ऑप्शन। ठीक है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व ओवर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट, किसमें? वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि डिस्प्ले वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो एरिया मिलता है वो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट देता है। The distance traveled by a body is directly proportional to time taken. Its speed increase, become zero, decrease or remains constant. ओके, यहाँ पे डिस्टेंस को क्या बोला जा रहा है? डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ऐसे लिख सकते हैं, इस साइन को हटाने के लिए इक्वल टू और एक कांस्टेंट ले लेते हैं टी, और एस बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और एस बाई टी के, एस बाई टी को हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं या स्पीड कहते हैं। तो स्पीड क्या हो गया? इक्वल टू कांस्टेंट, तो स्पीड क्या रहेगा? रिमेन्स कांस्टेंट। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मोशन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो स्लोप क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कब बनता है? अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, अगर हम लोग एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पर टाइम, तो यहाँ पे बोला जा रहा फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का लाइन कैसे बनेगा? ऐसे कि अगर जरा सा भी ऊपर हुआ या जरा सा भी नीचे हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, तो वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है ऐसे। और इस तरह के लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है? जीरो। ये मैंने ग्राफ में समझाया था आप लोगों को। तो स्लोप क्या होगा? जीरो होगा। नंबर 11 में देखते हैं क्या है। The ratio of numerical values of average velocity and average speed of a body, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का रेशियो क्या होगा? 1 होगा, लेस द यूनिटी और लेस 1, या 1 के बराबर या 1 से छोटा, या 1 या 1 से बड़ा, या लेस देन 1। ठीक है, किसका किसका रेशियो बोला गया है? एवरेज वेलोसिटी बाय एवरेज स्पीड। स्पीड लिख लेते हैं, स्पीड एवरेज। अब इन दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या होगा? क्या 1 के बराबर होगा
या लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा, ये ना बोलो लेस देन 1, यूनिटी, यूनिटी और लेस मतलब लेस देन इक्वल टू 1 और मोर देन इक्वल टू 1 या इक्वल टू 1 या लेस देन 1, क्या होना चाहिए। तो देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा या तो स्पीड के बराबर हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है। तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, लेस देन यूनिटी और लेस, या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बात हो रहा है। एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फोर्स मोमेंटम वेलोसिटी वेलोसिटी। ठीक है, देखो अगर हम लोग एक स्लोप बनाते हैं, एक लाइन चल रहा है मान लेते हैं, ये ऐसे कर्व चल रहा है, स्ट्रेट ले लेते हैं समझने में आसानी होगा। अब यहाँ पर क्या है कि इस पॉइंट पर x1 y1 एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है x2 y2, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या होगा, y2 माइनस y1, y मान लेते हैं, और ये क्या होगा x। तो y tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, ठीक है। अब ये वाला जो y हम लोग को दिख रहा है यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये x एक्चुअल में क्या है, टाइम है ना। यहाँ से हम लोग तो यहाँ पे टाइम को दिखाते हैं और यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट को। तो y रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, तो हम लोग लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट, और x रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी। व्हाट इज द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेम कंसेप्ट, आइदर लेस देन और इक्वल टू 1। अभी क्या हम लोगों ने वही प्रॉब्लम है। द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फॉर अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बोला गया। मतलब एक ग्राफ बन रहा है ऐसे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पर टाइम है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं है बल्कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, ध्यान से। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है इसका मतलब उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, और जब उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा ना तो फिर क्या होगा कि जैसे जैसे उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा वैसे वैसे कम टाइम पे वो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो फिर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कैंसिल, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ये तो होगा ही नहीं, एलिप्स ये नहीं होगा, पैराबोला ऑप्शन करेक्ट है। द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो एरिया मिलता है वो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये भी नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के एरिया से स्पीड मिलेगा। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप, द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से स्पीड मिलता है, अभी हम लोगों ने देखा स्पीड या वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखो बच्चों हम लोगों ने आज कुछ एमसीक्यू कंसेप्ट को समझा है। पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के कंसेप्ट को समझाया, जो फॉर्मूला मैंने दिखाया ना उसे आप लोग याद कर लेना, बहुत काम आएगा। अगले क्लास क्योंकि हम लोग जो वीडियो हम लोग बनाएंगे, जो वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक में आप लोगों को कराने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वो सारा कंसेप्ट जो होगा वो सारा वीडियो, सारा लेक्चर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर ही रहेगा। तो तुम लोग कोशिश करना कि जो कुछ मैंने आज बताया है स्टार्टिंग में फॉर्मूला वगैरह उसे अच्छे से देख लो, समझ लो, उसे याद कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बहुत आसानी हो प्रॉब्लम को समझने में। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।